Hello everyone, welcome back to this channel. As I have already told you, we are starting a new series for class 10th and 12th boards revision, and we have already done a session of this series that was poetic devices. और ये सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा छोटी रहने वाली है, यानी कि हर वीडियो को हम कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर हो ही जाएं और आपकी एक रैपिड रिवीजन हो जाए, जिसमें आपको सिर्फ वही चीज़ें पता चले जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख के आ सकें और अपने मार्क्स अच्छे से ग्रैब कर सकें। तो ये इस वीडियो का सेकंड प्लेलिस्ट में जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसका सेकंड लेक्चर होने वाला है और ये हम क्लास 10th के पोट्री से शुरू करेंगे। सबसे पहले पोएम्स कवर करेंगे, देन उसके बाद हम चैप्टर्स की तरफ जाएंगे और क्लास 12th का भी साथ के साथ आ जाएगा। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। सो शुरू करते हैं। तो पहला पोयम है आपका सिलेबस का डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, और इस लेक्चर में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में वो आपको स्टैंजा दे देते हैं एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट द स्टैंजा सेज। अब आपको ये तो पता है कि पोयम क्या कह रही है, आपको समरी पता है, बट जो लाइंस आपको दी गई हैं आपको उनका एग्जैक्ट मीनिंग भी पता होना चाहिए, तो इसलिए हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। देन समरी भी देखेंगे इसकी एक ओवरऑल। फिर इस पोयम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो भी हम कवर करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस को डिटेल में हमने पहले कवर कर लिया था, अगर आपको देखना है तो वो वाला सेशन ज़रूर देख लेना बिकॉज़ इसमें हम उसको सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ पर मिलता है और कैसे पोएटिक डिवाइस है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ यही जानना ज़रूरी नहीं है कि आपके उस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, बिकॉज आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको पोएटिक डिवाइस खुद से ढूँढना होता है और वो ज़रूरी नहीं है आपके सिलेबस का हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? या फिर आपका कोई लाइन दे सकते हैं, उसमें आपको बताना हो सकता है, या फिर पोएटिक डिवाइस का मीनिंग आपको बताना पड़ सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो पोएट्री का है वो है उसका सेंट्रल आइडिया, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट? तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस पोएम के हम स्टैंजास कवर कर लेते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow on the hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part that I had rued। अब मैंने ये जो हाइलाइट करे हैं वर्ड्स, ये क्यों करे हैं इन्हें हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है? पोएम हमारी हो गई है, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, 2 ही स्टैंज़ा है इसमें, तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वे अ क्रो, तो पोएट जो है पोएम को स्टार्ट करता है क्रो को मेंशन करने से, जो कि यूजुअली माना जाता है एक ऐसा बर्ड जो कि इनऑस्पिशियस है और अनप्लीजेंट है, यानी कि अच्छा नहीं है, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। देन वो कहता है शुक डाउन ऑन मी, तो इससे हमें पता चलता है कि क्रो है जिसने शेक किया है, ठीक है? द क्रो शेक्स, और उसकी वजह से पोएट के ऊपर कुछ गिरा है, राइट? पोएट के ऊपर क्या है, कुछ गिरा है। अब क्या गिरा है वो देखते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो स्नो का जो डस्ट है वो गिरा है। डस्ट से यहाँ पोएट का मतलब है कि एक फाइन स्नो है, बहुत ज़्यादा लाइट है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ऐसी स्नो उनके ऊपर गिरी है। कहाँ से गिरी है? फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, हैमलॉक ट्री से वो गिरी है। अब यहाँ पर दूसरी बार पोएट एक नेगेटिव चीज़ को यूज़ करते हैं, जो है आपका हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री जो है नेगेटिविटी को दिखाता है, पॉइज़न को बताता है, उससे वो एसोसिएटेड है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि क्या किससे एसोसिएटेड है, किस चीज़ का क्या डीप मीनिंग है, ओके? देन नेक्स्ट इज़ हैज़ गिवन माय हार्ट। अब जो ये चीज़ हुई है, ये जो इंसिडेंट हुआ है कि क्रो ने शेक करा पेड़ को एंड पेड़ पे से पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी है, राइट? इस इंसिडेंट से पोएट के हार्ट में कुछ हुआ है, यानी कि इमोशन, कोई इफेक्ट, उन्हें इमोशनल इफेक्ट पड़ा है। अब क्या इफेक्ट है? अ चेंज ऑफ मूड, उनका मूड चेंज हुआ है। अब कैसे मूड चेंज हुआ है? सैड से
सैड और ग्लूमी से क्या हो गया, बेटर हो गया उनका मूड, राइट? अब हमें ये कैसे पता चला कि सैड था उनका मूड और बेटर हुआ है? सी, एंड सेव्ड सम पार्ट, यानी कि कुछ बचाया है। ये मोमेंट ने, इस मोमेंट ने, इस इंसिडेंट ने कुछ बचाया है पोएट के डे का, कोई पार्ट है बचाया है, ऑफ द डे आई हैड रूड। रूड का मतलब होता है सैड, ग्लूमी, यानी कि एक ऐसा दिन जो उनका खराब जा रहा था उस मोमेंट तक, जब तक उन पे स्नो नहीं गिरी थी, और जैसे ही उनके ऊपर स्नो गिरी उसी टाइम पे उनका जो है मूड चेंज हो जाता है। उनके हार्ट में एक इमोशनल इफेक्ट आता है, उनका मूड चेंज हो जाता है, और वो कैसा चेंज होता है, बेटर के लिए चेंज होता है। यानी कि पोएट जो दिन अपना रिग्रेट कर रहे थे और सैड थे, वो क्या हो जाता है, इस सिंपल से मोमेंट से उनका दिन लेस प्लीजेंट हो, अनप्लीजेंट हो जाता है, यानी कि कम थोड़ा बुरा हो जाता है, उनका मूड चेंज हो जाता है और उनके लिए वो बेटर बन जाता है। अब ये पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये पोयम हमें क्या बताना चाहती है कि स्मॉल और अनएक्सपेक्टेड चीजें या मोमेंट्स पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अब पोएट के ऊपर क्या है, कुछ बड़ा नहीं किया है क्रो ने या ट्री ने या स्नो ने, वो जस्ट उनके ऊपर स्नो गिरी और उस छोटी सी चीज से उनका जो है मूड चेंज हो गया, उनका दिन अच्छा हो गया, राइट? और ये हमें ये भी बताता है कि नेचर के पास हमेशा पावर होती है हमारे को हील करने की और हमारा मूड चेंज करने की। और ये भी दिखाता है कि जो पोएट ने दो नेगेटिव सिंबल्स यूज करे हैं, कौन से वाले आपके, एक तो क्रो और एक हैमलॉक, वो नेगेटिव चीजें भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो ये इस पोयम का सेंट्रल आइडिया है। अब इसके राइम स्कीम्स देख लेते हैं फटाफट से। तो ए बी इसकी राइम स्कीम है, जैसे क्रो, स्नो, मी, ट्री। उसके बाद यहाँ पे एलिट्रेशन आपका लग रहा है। देखो एलिट्रेशन कैसे लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपके जो है पोएटिक डिवाइसेस में एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है वर्ड के स्टार्टिंग में, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हैज गिवन माई हार्ट, यानी कि हैज में भी आपका एच है एंड हार्ट में भी एच है, तो एच जो है वो आपका रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर एलिट्रेशन लग रहा है। उसके बाद है एंड सेव्ड सम पार्ट, तो सेव्ड में भी एस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन लग रहा है, राइट? उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके माइंड में, रीडर के माइंड में जो ऑटोमेटिकली एक पिक्चर क्रिएट कर दे, ऐसे वर्ड्स को हम इमेजरी कहते हैं। सो यहाँ पे हमने जब ये लाइन पढ़ी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, अब हमें जरूरी नहीं है हमें ये पता हो कि हैमलॉक ट्री क्या होता है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि वहां पे एक पेड़ है और उस पेड़ पे से जो है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के कुछ छोटे छोटे लाइट से पार्टिकल्स जो हैं वो पोएट के ऊपर गिरे हैं, इतना हमें पता है। तो ये जो है एक माइंड में इमेज क्रिएट कर देता है कि हाँ पोएट पेड़ के पास में खड़ा होगा, एंड देन वो शेक किया पेड़ क्रो की वजह से और फिर उसके ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल्स गिरे, राइट? तो ये क्या करता है, हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर देता है। उसके बाद आता है सिंबोलिज्म। अब सिंबोलिज्म क्या है, ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो डीपर मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपको याद रखना है, सबसे पहला है क्रो, जो कि नेगेटिविटी और सैडनेस को दिखाता है, ठीक है? उसके बाद आता है हैमलॉक ट्री, जो कि अगेन पॉइजन और डिस्पेयर को दिखाता है। फिर आती है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, जो कि मूड में चेंज लाती है, यानी कि पॉजिटिविटी को दिखाती है, चेंज को दिखाती है, होप को दिखाती है, राइट? तो ये डीपर मीनिंग वाले जो हैं आपको ये हमें बिल्कुल ही याद रखने हैं, इसको भूलना मत। फिर आता है एंजैम्बमेंट, यानी कि जब कोई लाइन कंटिन्यू हो जाए बिना पॉज के, यानी कि नेक्स्ट लाइन आपने कंटिन्यू कर दी बिना पॉज के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोई भी आपका इस वाले पार्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पे ना तो कोई कॉमा है ना कोई क्वेश्चन मार्क है, जस्ट नेक्स्ट लाइन आपकी शुरू हो रही है, दैट मीन्स कि ये एंजाममेंट शो करता है। फिर आ जाता है मेटाफर। मेटाफर कैसे शो करता है, मेटाफर होता है आपका कंपैरिजन बिना लाइक या एज यूज करे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो को कंपेयर किया गया है एक इमोशनल चेंज से, जो कि वो
ला रहा है, राइट? एक बड़ा सा इमोशनल चेंज लाता है डस्ट ऑफ स्नो। तो उसको किससे कंपेयर किया हुआ है? डस्ट ऑफ स्नो से। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं है, राइट? यहाँ पे ना लाइक यूज हुआ है ना एज यूज हुआ है, बट यहाँ पे एक हिडन कंपैरिजन है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? इमोशनल चेंज ला रहा है। लास्टली आ जाता है टोन, यानी कि पोएट की जो टोन है पोयम की, वो सैड और रिग्रेटफुल से एक होपफुल और काम में चेंज हो जाती है। ये आपको याद रखना है, राइट? मूड चेंज हो जाता है उनका, है ना? अब आपके पोएटिक डिवाइसेस तो कंप्लीट हो गए हैं, सेंट्रल थीम भी हमने देख ली, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। तो अब फटाफट से समरी को हम कवर कर लेते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको एक चीज याद रखनी है, आपको पोएट के नेम याद होने चाहिए, बिकॉज ऑफन ऐसा होता है, क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, इंग्लिश में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको एक स्टैंजा दे दिया जाता है एंड आपको पोएट और पोएम के नाम को पूछा जाता है सबसे पहले, एंड फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर जो भी आपके पोएट का नाम है वो हमेशा हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये भी छोटी सी चीज आपका पूरा 1 मार्क कर होती है, तो डिपेंड करता है, राइट? एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, स्पेशली जब जब आपको अच्छे नंबर से पास होना है, तो एक एक नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टार्ट करते हैं समरी को। ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, ये एक स्मॉल सी मीनिंगफुल इंसिडेंट को बताता है जो कि पोएट की लाइफ में हुआ था, जिसमें वो एक दिन बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा रिग्रेटफुल थे। और क्रो क्या करता है? शेक करता है ट्री को, हैमलॉक ट्री को, और डस्ट लाइक स्नो, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे लाइट से पार्टिकल स्नो के उनके ऊपर गिर जाते हैं, राइट? जिसकी वजह से क्या होता है? उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये क्रो गिराता है, राइट? क्रो शेक करता है तब गिरते हैं, और किसके ऊपर से गिरते हैं? हैमलॉक ट्री। तो क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों ही जो है बैड लक और नेगेटिविटी को दिखाते हैं, लेकिन इनकी वजह से हुआ एक काम एक पॉजिटिव चेंज को शो करता है। तो ये जो स्नो है जो गिरती है पोएट के ऊपर, ये उनको रिफ्रेश कर देती है, उनका मूड अच्छा कर देती है, उनको बेटर फील करवाती है, और इसका रिजल्ट आता है कि जो दिन वो रिग्रेट कर रहे थे, जो दिन उनका खराब जा रहा था, वो एक प्लीजेंट और मीनिंगफुल डे में चेंज हो जाता है। तो इस पोयम के ज़रिए पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि इवन एक स्मॉल और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ना आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज ला सकता है, आपको हेल्प कर सकता है सैडनेस को ओवरकम करने के लिए, आपका मूड अच्छा कर सकता है, पॉजिटिविटी ला सकता है। सो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये 2 स्टैंज़ा की पोयम नॉट ओनली आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, बट एक लाइफ लेसन भी है कि छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और एक नेगेटिव चीज़ भी पॉजिटिव चेंज ला सकती है, राइट? सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये वाली पोएम कवर हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पोएम की तरफ जाएँगे जो कि हमारा फायर एंड आइस एंड सो ऑन। तो इस चैनल को आप फॉलो कर लेना ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड हम इसके अलावा सिर्फ चैप्टर्स के अलावा, सिर्फ पोएम्स के अलावा हम लोग राइटिंग स्किल्स भी कवर करने वाले हैं एंड ग्रामर का पार्ट भी कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के लिए, क्लास 10th के सिलेबस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो जो भी आपके सिलेबस में आएगा वो सब इधर कवर होगा, एंड ऐसी छोटे-छोटे रिवीजन के वन शॉट्स में ही कवर होने वाला है। ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पोएम की या आने वाले चैप्टर्स की, आने वाले पोएम्स की, या किसी भी लेक्चर की जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो कमेंट कर देना, आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। नो वरीज, उससे आपका रिवीजन जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जिस चीज़ को आप सुनते हो ना, उसको अगर आप देख करके दोबारा रिवाइज करते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में रिप्ले होती है, एंड उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी मेमोरी हो जाती है, आप उस चीज़ को इजीली भूलते नहीं हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ये पोएम्स कंटिन्यू होंगी एंड ये सेशंस आपके आते रहेंगे। क्लास 12th का भी जल्दी शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग फिर। ओके,
Thank you.